नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जो मैंने अपनी श्रृंखला स्टार्ट की थी राज्य व्यवस्था की, आज उसी में एक कड़ी और जोड़ते हुए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो पढ़ेंगे वो पूरा संविधान पढ़ेंगे। एक प्रकार से जान लीजिए, संविधान में 22 भागों का संकलन किया गया है दोस्तों। तो उस 22 भागों में किन किन चीज़ों का संकलन किया गया है, किन किन बातों का संकलन किया गया है, बस उस पर एक नज़र पूरा हम विस्तार से डालेंगे। विस्तार से कहने का मतलब यह है कि भाग 1 से लेकर भाग 22 तक के जितने विषय हैं उन सभी को हम एक दृष्टि देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में जो 22 भाग सम्मिलित हैं उनका विवरण क्या है और किस अनुच्छेद से कहाँ तक किसको रखा गया है। तो एक तरफ हम डालेंगे भाग, एक तरफ डालेंगे अनुच्छेद और एक तरफ हम उसका विवरण रखेंगे। दोस्तों, जब बैठा करिए तो कॉपी और पेन लेके बैठा करिए दोस्तों, क्योंकि जब नोट्स बनाते चलेंगे तो पढ़ने में और मजा आएगा। अब देखते हैं भाग 1 में किसका विवरण दिया गया है। तो अगर भाग 1 की बात की जाए तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के विषयों को रखा गया है। अब आर्टिकल 1 से 4 के बीच में रखा किन बातों को गया है, तो भारत के संघ राज्य क्षेत्र, भारत के संघ और राज्य क्षेत्र, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, उन सबका पूरा विवरण अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संकलित किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस विधि के द्वारा भारत में किसी अन्य राज्य को जोड़ा जा सकता है या कोई अन्य राज्य भारत से अलग हो सकता है। तो इस श्रृंखला को यही कहते हैं। भाग 1 में जो संकलित विषय हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का पूरा विवरण दिया गया है। बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 में जो संकलन है दोस्तों वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का संकलन है, और इसमें बताया गया है कि अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय होने के लिए नागरिकता का प्रावधान क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के बारे में आप सभी को पता होगा। तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में इन बातों को बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, किन कारणों से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है या किन कारणों से भारत की नागरिकता आपको प्राप्त होगी, उसका पूरा विवरण भाग 2 में दिया गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 के मध्य। भाग 3 में देखते हैं दोस्तों। भाग 3 में जो संकलित विषय है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के विषयों को स्थान दिया गया है। अब आर्टिकल 12 से 35 में विवरण किसका है, तो आप सभी जानते हैं इसमें विवरण है मौलिक अधिकारों का। भारत के नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उन सबकी पूरी जो जानकारी है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित कर दिया गया है दोस्तों। वही भाग 3 में संकलित किया गया है। आइए देखते हैं भाग 4 में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं अभी वो भी बताऊंगा। बस वीडियोस को देखते रहिए, साथ में बने रहिए। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के विषयों को संकलित किया गया है। अब आर्टिकल 36 से 51 को कहा क्या जाता है, इसको बोला जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। यानी कि भारत में जो राज्य हैं उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए प्रायोरिटी किन चीज़ों की होनी चाहिए, महत्व क्या होना चाहिए, ये पूरा विवरण 36 से लेकर 51 में वर्णित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। इसी को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है दोस्तों। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 36 से लेकर 51 तक मौलिक अधिकारों को भी समीक्षा की गई है। तो आगे बढ़ते हैं भाग 4 के ए में, ये सब टाइटल है। भाग 4 के ए में रखा गया है आर्टिकल 51A को दोस्तों, सिर्फ 51A को ही रखा गया है 4 के ए में। और इसमें है क्या हमारा मौलिक कर्तव्य, भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य क्या है, इसका पूरा विवरण 51A में दिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य होते क्या है, मौलिक कर्तव्य वो मूलभूत कर्तव्य होते हैं जो किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि इन कर्तव्यों का निर्वहन उन्हें हर हाल में करना ही करना है। क्योंकि अगर देश को सुचारू रूप से चलाना है तो जनता का सहयोग बहुत ही जरूरी है। बस उसी सहयोग को बनाए रखने के लिए 51A में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है।
और भारत के नागरिकों के पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो संख्या है 11। पहले 10 थे, 11वां कौन सा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और 3 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया 11वें मौलिक कर्तव्य में। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और 3 के द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाग 5 में। भाग 5 में जो विवरण दिया गया है दोस्तों, वो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक का विवरण दिया गया है। अब 52 से 151 के बीच में रखा क्या गया है? संघ सरकार। संघ सरकार से तात्पर्य यह है दोस्तों कि संघ सरकार की कार्यपालिका कैसी होगी, संघ सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से करेगा, उसका पूरा विवरण दिया गया है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। इसी में राष्ट्रपति भी आएंगे, उपराष्ट्रपति भी आएंगे, और संघ में जितने भी महामहिम है, माननीय है, जैसे प्रधानमंत्री, उन सबका विवरण किसमें मिलेगा? 52 से लेके 151 तक। मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा भाग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो जुड़े रहिए। चलते हैं भाग 6 की तरफ। भाग 6 में जो विवरण दिया गया है आर्टिकल 152 से लेके 237 तक, बहुत ही लंबा आर्टिकल गया है, 152 टू 237। और इसमें किसका विवरण है दोस्तों? इसमें विवरण है राज्य सरकार का। अभी आपने भाग 5 में क्या पढ़ा? भाग 5 में आपने पढ़ा संघ सरकार क्या होगा, संघ की कार्यपालिका क्या होगी। भाग 6 में जस्ट क्या बताया गया है? राज्य सरकार क्या होगा, किसी राज्य की कार्यपालिका क्या होगी, कार्यपालिका के हिस्से कौन कौन होंगे, जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो उनका जो पूरा विवरण है, राज्य सरकार की कार्यपालिका को चलायमान बनाए रखने के लिए, उसका पूरा विवरण किसमें दिया गया है? भाग 6 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाग 7। भाग 7 में सिर्फ एक आर्टिकल रखा गया है, आर्टिकल 238। इसको अकेला इसलिए रखा गया है क्योंकि जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उसके अंतर्गत जो शेष संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हुए थे भारत में, जैसे 14 राज्य क्षेत्र और 6 संघ शासित प्रदेशों की गणना की गई थी, तो उन्हीं को अलग से एक भाग में स्थान दे दिया गया है कि उन राज्यों में शासन का प्रावधान क्या होगा, किस प्रकार से उसका शासन चलाया जाएगा। बस उसी का विवरण भाग 7 में दिया गया है। यानी कि राज्यों में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बाद संघ क्षेत्र। इतनी चीजें क्लियर है दोस्तों 242 तक। अब आर्टिकल 239 टू 242 रखा किसको गया है दोस्तों, तो इसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, उनमें प्रावधान क्या होगा शासन का, उसका पूरा विवरण किसमें दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 239 से लेकर 242 में इसका पूरा विवरण दिया गया है। अब बढ़ते हैं भाग 9 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है भाग 9। इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यह ग्रामीण लेवल पे भी है, नगर निगम लेवल पे भी है। तो भाग 9 इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भारत की आबादी है, या भारत की जो जान कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ही बसती है। तो इसलिए भाग 9 कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इनसे बनने वाले प्रश्नों की संख्या भी बहुत ही अधिक होती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं भाग 9 में किसका विवरण है। भाग 9 में स्टार्ट होता है आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक, 243 से लेके 243 ओ तक का विवरण हमें किसमें मिलता है? भाग 9 में। और इसमें रखा किसको गया है? इसमें रखा गया है पंचायतों को। जो ग्राम पंचायतें हैं उनका पूरा विवरण, उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, कितने स्तरों में विभक्त होगा, उसका प्रमुख कौन होगा ग्राम पंचायतों का, इसका पूरा विवरण किसमें दिया गया है? भाग 9 में, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक दोस्तों। क्लियर है? अब इसके 2 सब टाइटल्स हैं, भाग 9 का ए और उसका 9 का बी। ये 2 सब टाइटल्स हैं दोस्तों। अब 9 के ए में क्या है? 9 के ए में इसी सीरीज को आगे बढ़ाया गया है, आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, 243 पी से लेके 243
जेड जी तक का विवरण दिया गया है और इसमें रखा गया है हमारी नगर पालिका को दोस्तों। यही पूछा जाता है कि भाग 9 के ए में किसका विवरण प्राप्त होता है। तो जो नगर पालिकाएं हैं देश में, उनका शासन प्रशासन या प्रचलन किस प्रकार से होगा, निर्वहन कैसे होगा, दायित्व क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, उनका विवरण भाग 9 के ए में दिया गया है दोस्तों। अब भाग 9 के बी में किसका उल्लेख है, ये भी जान लेते हैं एक बार दोस्तों। यह बहुत ही जरूरी है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको एक तरह से उसी तरह से नोट कर लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं दोस्तों और पूछे भी जाएंगे, तो आप प्रिपेयर रहिए। इसी सीरीज को आगे बढ़ाया गया है 243 ZH से लेके 243 ZT तक। भाग 9 के बी में अनुच्छेद 243 ZH से लेके अनुच्छेद 243 ZT तक का विवरण रखा गया है और इसमें रखा गया है किसको, सहकारी समितियों को। सहकारी समितियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, जैसे जो NGOs होते हैं, इन सबका जो विवरण मिलता है वो आपको सहकारी समितियों के अंतर्गत प्राप्त होता है, जिसको अनुच्छेद 9 के भाग 9 के बी में अनुच्छेद 243 ZH से लेके 243 ZT तक रखा गया है दोस्तों। अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा आगे की क्लासेस में। बस यह एक ब्यौरा है भाग 1 से लेके भाग 22 तक का। जितने आसान तरीके से मैं आपको समझा के जाऊंगा, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके रात में सोते समय 15 से 20 मिनट का समय दे के इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको यह पूरा विवरण जीवन में नहीं भूलेगा। और जिस भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि किस भाग में किसका विवरण है या किस भाग में किस अनुच्छेद तक के विषयों को संकलित किया गया है, ये आपसे कभी भी चूक नहीं होगी और आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करके आएंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे अलग और सबसे बेहतर बनने के लिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, नंबर गेन करना। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, बस थोड़ी सी मेहनत आप अपने लिए करिए, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस होगा आपका। भाग 9 तक के विषय हम डिस्कस कर चुके हैं। भाग 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भाग 10 में किसका विवरण मिलता है, अनुच्छेद 244 से लेके 244 ए तक के विषयों को संकलित किया गया है भाग 10 में। और इसमें रखा क्या गया है, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का विवरण। जैसे जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां पे निवास करने वाले जनजातियों, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके ऊपर शासन प्रशासन का क्या दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य का निर्वहन कैसे होना चाहिए, क्षेत्र की सीमाएं क्या होनी चाहिए, उसका पूरा विवरण भाग 10 के अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए के मध्य रखा गया है। तो किसको रखा गया है, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के विवरण को रखा गया है। बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। भाग 11, इसमें संकलित किया गया है 245 से लेके 263 तक के विषयों, अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक के विषयों को। अब इसके अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है, तो किसी भी केंद्र क्या, भारत संघ, केंद्र व राज्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, कैसे दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित दिशा में कर सकें, उनका पूरा विवरण आपको मिलेगा केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत। और केंद्र और राज्य में कितने संबंध होते हैं दोस्तों, तो सिर्फ 2 ही संबंध होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होता है और एक विधायी संबंध। यानी जो विधि के निर्माण के द्वारा संबंध स्थापित होते हैं, एक विधायिका का संबंध और दूसरा प्रशासनिक संबंध। आप सभी जानते हैं कि देश की जो दायित्व है वो ब्यूरोक्रेट्स पे है, प्रशासनिक सिविल नौकरशाहों पर है। तो बस केंद्र राज्य संबंधों का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, उसी का विवरण दिया गया है भाग 11 में, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। क्लियर है दोस्तों? कमेंट्स करते रहिएगा दोस्तों कि वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि इससे मजेदार वीडियोस भी मैं आपके लिए अपलोड करता रहूंगा, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे दोस्तों। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेके 300 ए तक का विवरण है। अब आपको 300 का ए देख के एक बात याद आ रही होगी दोस्तों, और वह बात यह है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त करके उसको 19 के जी से हटा के 300 के ए में रखा गया था।
तो वैसे भी जो रिलेटेड टॉपिक है उसको देख लेना चाहिए दोस्तों। अब इसके अंतर्गत रखा किसको जाएगा, इसके अंतर्गत रखा गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और अन्य प्रकार के वाद को। जैसे आपने केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद, तो इन सब वादों को जो भी कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए कि किस भाग किन चीजों के लिए क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या आवश्यक है, उन सब का पूरा विवरण अनुच्छेद 264 से लेके 300A के मध्य आपको मिलेगा। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का विवरण। बढ़ते हैं भाग 13 की तरफ। भाग 13 में किसका विवरण है दोस्तों, तो भाग 13 में आर्टिकल 301 से लेके 307 तक रखा गया है। अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक के विषयों को रखा गया है। अब इनके अंतर्गत विषय कौन से निहित हैं, तो इनके अंतर्गत जो विषय निहित हैं वो ये है कि भारत के भीतर यानी कि भारत की सीमा के अंदर आप व्यापार कैसे करेंगे, वाणिज्य कैसा होना चाहिए या वाणिज्यिक प्रबंध क्या होने चाहिए, उनका उपागम कैसा होगा। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य, उपागम क्या होना चाहिए, इसका पूरा विवरण आपको किसमें मिलेगा, भाग 13 में मिलेगा। अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक इसका पूरा विवरण आपको प्राप्त होगा दोस्तों। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे भाग 14 की तरफ। भाग 14 में किस अनुच्छेद को रखा गया है, तो आर्टिकल 308 से लेके 323 तक के विषयों को रखा गया है। अब 308 से 323 के मध्य किन विषयों को रखा जा सकता है दोस्तों, तो जो केंद्र और राज्य के मध्य सेवाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि केंद्र में होता है यूपीएससी जो पूरे भारत के लिए कार्य करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस जो किए जाते हैं यूपीएससी के थ्रू, तो केंद्र के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। लेकिन यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेकेएससी, ये सब राज्यों के द्वारा अलग अलग अपने राज्यों में अलग अलग तरीके से कराई जाती हैं, आयोजित की जाती हैं और सबकी नियमावली प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो केंद्र राज्य सेवाएं कौन कौन सी होंगी, किस प्रकार से होंगी, उनका पूरा विवरण आपको कहाँ मिल जाएगा, भाग 14 में मिलेगा। केंद्र राज्य सेवाएं, इतनी चीजें क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक छोटा सा अधिकरण जोड़ दिया गया था 14 का ए। इसमें आर्टिकल 323A से लेके 323B तक के विषयों को रखा गया और यही है अधिकरण। इनमें त्रुटियां और उनका सुधार या निराकरण किस प्रकार से होगा 323 से 323B के अंतर्गत रखा गया है इनको। बढ़ते हैं भाग 15 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भाग 9 मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आपके लिए भाग 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाग 15 में जिन विषयों को रखा गया है आर्टिकल 324 से लेके 329A तक के विषयों को रखा गया है। अब इन विषयों में जिनका विवरण है वो है निर्वाचन पद्धति का। निर्वाचन पद्धति का विवरण है, यानी कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन कैसे होगा, सभासदों का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, सांसद का निर्वाचन कैसे होगा, विधायक का निर्वाचन कैसा होगा, इन सारी प्रक्रियाओं का विवरण अनुच्छेद 324 से लेकर 329A के अंतर्गत मिलेगा, जो किसमें सम्मिलित है, भाग 15 में सम्मिलित है। बस चीजों की बारीकियों को समझिए दोस्तों। एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ लिए तो ये चीजें जीवन में नहीं भूलेंगी दोस्तों। आप कहीं भी खड़े होकर बोल सकते हैं बेहिचक कि आपने क्या पढ़ा है अभी तक, और मैं दावा करता हूं दोस्तों जो मैं पढ़ाऊंगा वो कोई और पढ़ाएगा नहीं। इसलिए बस जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ, भाग 16। भाग 16 में जिन विषयों को रखा गया है उनको भी देख लेते हैं। इनमें रखा गया है आर्टिकल 330 से लेके 342 तक के विषयों को। अब आर्टिकल 330 से 342 तक के बीच रखा क्या गया है, तो कुछ विशेष वर्गों के संबंध में उपबंधों का प्रावधान किया गया है। कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध का प्रावधान। विशेष वर्ग कौन से हैं दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब भारतीय हैं, ठीक, लेकिन
कुछ लोग ऐसे भी थे जो आंग्ल भारतीय कहे जाते हैं। तो आंग्ल भारतीयों के लिए प्रावधान कैसा होना चाहिए, उनके रहने सहन का, उनकी नागरिकता का प्रावधान क्या होना चाहिए, उसका पूरा विवरण 330 से लेकर 342 के मध्य दिया गया है। राज्यसभा या लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी, किस प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी, इसका पूरा विवरण 330 से 342 के मध्य रखा गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाग 17 की तरफ। मैंने आपको बताया भाग 9 इंपॉर्टेंट है, 9 का ए इंपॉर्टेंट है, 9 का बी इंपॉर्टेंट है, भाग 15 इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार भाग 17 भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, इनको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी में भी पूछे गए हैं और यूपीपीएससी में भी पूछे गए हैं, बीपीएससी में भी। आप देश के 28 राज्यों का आकलन कर लीजिए, एग्जामिनेशंस में किसी ना किसी भाग से एक प्रश्न आपके उठा के दे दिए जाते हैं, बातों को घुमा दिया जाता है, आप नहीं कर पाते हैं। पर मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, मैं चीजों को क्लियर करता हुआ चलूंगा आपके साथ। आइए भाग 17 में चलते हैं। तो भाग 17 में जिन विषयों का संकलन किया गया है वो है अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक के विषयों को। अब अनुच्छेद 343 से लेके 351 में किन विषयों को रखा गया है, तो हमारी जो राजभाषा है उसका उपबंध दिया गया है कि किस राज्य की कौन सी राजभाषा है, हमारे देश की राजभाषा क्या है, इसका पूरा विवरण दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारे देश की भाषा क्या होगी, इसका पूरा विवरण 343 से लेकर 351 के मध्य रखा गया है। राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोलियों का प्रावधान क्या है, भाषाओं का प्रावधान क्या है, उसका पूरा विवरण भाग 17 के 343 से लेकर 351 के मध्य आपको मिल जाएगा। दोस्तों चीजों को समझिए दोस्तों। और आप सभी को पता है भारत की जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो क्या है, हिंदी। हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। इन चीजों को जानते रहिए दोस्तों। भाग 18 में देखते हैं किन विषयों का संकलन किया गया है। तो भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेके 360 तक के विषयों को रखा गया है। और आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 352 से लेके 360 में किन विषयों को रखा जा सकता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो आपात उपबंधों को रखा गया है। अब ये आपात उपबंध क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, किन स्थितियों में आपातकाल आता है या किन स्थितियों में देश के ऊपर आपातकाल लगाया जाता है, उसका पूरा विवरण दोस्तों अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस देश में, किस राज्य में लगाया गया, या राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान क्या है, मानक कैसे तय किए जाएंगे, इन सब का विवरण भाग 18 में उल्लिखित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ, बस जुड़े रहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट में एक सीरीज ये भी जोड़ लीजिएगा, भाग 18। चीजों को नोट करते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता के जा रहा हूं, मेरा दावा है कि आपको ऐसे कोई बताएगा नहीं। और भागों का ऐसा विवरण तो आज तक आपने कभी किसी भी चैनल पे नहीं देखा होगा। अब बढ़ते हैं भाग 19 की तरफ। अब भाग 19 में किसका विवरण है, यह भी ध्यान देते हैं। भाग 19 में रखा गया है आर्टिकल 361 से लेके 367 तक के विषयों को। और इन विषयों में रखा किसको गया है, इन विषयों में रखा गया है प्रकीर्ण विषयों को, यानी कि पूरे संविधान में जिन विषयों को संकलित नहीं किया जा सका, जो चीजें बाद में आई, जिनके बारे में बाद में विधि बनाई गई, उन सभी को प्रकीर्ण विषयों के अंतर्गत रख दिया गया अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के मध्य। इतनी चीजें क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं भाग 20 की तरफ। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, भाग 9 का ए, 9B, 15, 17, 18, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है 20। भाग 20 के आधार पर ही संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। अगर भाग 20 अनुमति ना दे दोस्तों, तो संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या दिया गया है, भाग 20 में रखा किसको गया है, सिर्फ एक आर्टिकल अनुच्छेद 368। इसमें है क्या, संविधान संशोधन
प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया का विवरण है दोस्तों। क्लियर है ना चीजें। आइए बढ़ते हैं भाग 21 की तरफ। अब भाग 21 में किसका विवरण है, तो भाग 21 में थोड़ा अधिक विवरण है दोस्तों। आर्टिकल 369 से लेके 392 तक के विषयों को रखा गया है इसमें। अब 392 तक के विषयों में रखा किन बातों को गया है वो भी जानना हमारे लिए अनिवार्य है। नहीं जानेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस ही सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करेंगे। इसमें रखा गया है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, यानी कि आपातकाल के समय क्या औचित्य होना चाहिए किसी राज्य का या केंद्र का, तो उन सभी विषयों के लिए एक उपबंध तैयार करने की जो बात की गई है वो भाग 21 में की गई है। अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के मध्य अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के द्वारा। क्लियर है दोस्तों। आते हैं अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं, भाग 22। अब भाग 22 में क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग में जो विवरण हमें होता है, प्राप्त होता है किसी भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने पे, तो हम एक डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं कि कंटेंट क्या क्या है। तो भाग 22 में हम सिर्फ वही रखते हैं कि ऊपर जो कंटेंट हमने बनाया है भाग 1 से लेके भाग 21 तक, उसका सृजन कैसे हुआ, उसका निरसन कैसे हुआ, कब किसी भाग को निकाला जा सकता है, कौन से दायित्व का निर्वहन ना करने पर क्या विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं, उन सभी का विवरण दिया गया है भाग 22 में, जहां पे आर्टिकल 393 से लेके अनुच्छेद 395 तक के विषयों को रखा गया है। यानी कि संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत विवरणों को निरसन। तो अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछा जाएगा भाग 1 से लेके भाग 22 तक। जैसा मैं इसमें इन 4 भागों के द्वारा बताऊंगा, बस सेम प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे भाग 1 से लेके 22 तक। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि भाग 19 में किन बातों के विवरण की बात की गई है। तो भाग 19 में विवरण दिया गया है किसका, प्रकीर्ण का, सभी विषयों का सम्मिलित विवरण दिया गया है भाग 19 में। फिर पूछा जा सकता है कि भाग 19 में किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक के विषयों को रखा गया है। तो 361 से लेके 367 तक के विषयों को रखा गया है। बस इसी आधार पे सभी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे साथ लोगों को जोड़िए। बहुत मजा आएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।